अच्छा, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजेस हम लोग देखे थे, एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तक हमने देख लिया था, राइट। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी आप लोग एएस में पढ़ चुके हो। तो इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस पॉजिटिव आयन। वही पूरा कॉन्सेप्ट है जो एएस में था आयनाइजेशन एनर्जी का। सही है, लिखवाऊं या लिखी हुई है डेफिनेशन? जी जी सर, लिखी हुई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो एक नई यहाँ पे एंथैल्पी चेंज आएगी जो आपने एएस में नहीं पढ़ी है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑपोजिट है। इसका जो सिंबल है वो डेल ई ए करके लिखते हैं। स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी। तो ये क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट है। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन ना, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होते हैं, नेगेटिव आइन बना रहे होते हैं इन शॉर्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन करीब जाता है किसी भी एटम के तो न्यूक्लियस उसको खुद ही अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो एंथैल्पी ये क्या है, बेसिकली इट इज एंथैल्पी चेंज when 1 mole of electrons are added to 1 mole of। अच्छा, इसमें भी गैशियस एटम्स होना जरूरी है। मतलब जो स्टार्ट करोगे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेट करना, तो फ्रॉम गैशियस एटम्स to form 1 mole of gaseous negative ions। under standard conditions। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन का गैशियस एटम है, इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करवाओगे तो ये 1 मोल ऑफ गैशियस नेगेटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, इसका जो इंथैल्पी चेंज है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको हम कहते हैं अक्सर, दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, तो वो होती है -348 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होगी। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बनाते हो इसी तरह इसकी भी बन जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो जनरलाइज्ड डेफिनेशन थी, इसी तरह फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इसको हम ई ए और 1 से डिनोट कर देंगे। और इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ electrons are added to 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of gaseous -1 ions। जैसे अब जो ऊपर क्लोरीन की आपने एग्जांपल ली है,
क्लोरीन गैशियस आयन बनाने के लिए यही सेम एग्जांपल यहाँ भी ले सकते हैं। सिमिलरली सेकंड, चाहिए आगे चलते हैं। एक मिनट रुकना जरा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of electrons are added to 1 mole of gaseous -1 ions to form 1 mole of gaseous -2 ions। देखो इसमें भी जो आपके मार्क्स है ना, ये सारी बातें लिखने के जो आयनाइजेशन एनर्जी में थे, क्या आपको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखना जरूरी है टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैशियस नेगेटिव आयंस फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैशियस नेगेटिव आयन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैशियस -2 आयंस? तो ये सारी बातें ना यहाँ भी इसी तरह से जरूरी है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल में जैसे क्लोरीन गैशियस नेगेटिव आयन ऑलरेडी बना हुआ है, आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड किया तो गैशियस -2 आयन बन जाएगा। तो इसकी जो इंथैल्पी चेंज है दैट इज द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, इसकी वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक है। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो तो वो नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है। लेकिन जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने जाते हो तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब आपने ऐसे याद रखना है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है। और उसका क्या रीजन है? देखो ऑलरेडी जब एक बार नेगेटिव आइन बन चुका हुआ है और आप मजीद उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने जाओगे तो वो जो नेगेटिव चार्ज है और जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन जो आप ऑलरेडी ऐड करवा चुके हो तो वो उसको रिपेल करेगा। तो यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। पहले आपको एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ी थी, इलेक्ट्रॉन खुद ही जाके अट्रैक्ट हो रहा था तो एनर्जी रिलीज हो रही थी। लेकिन अब आपको एनर्जी, हीट एनर्जी सप्लाई करके जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना पड़ रहा है। सही है? तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक। इनफैक्ट थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज भी एंडोथर्मिक होती है किसी भी एलिमेंट के लिए। जो जो हम पढ़ेंगे ना, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उन सब के लिए सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज आर ऑलवेज एंडोथर्मिक एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज आर एक्सोथर्मिक। तो इसको लिख सही। भी लेते हैं। जो हमारी ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दे आर एक्सोथर्मिक
जो सेकंड या फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी दे आर एंडोथर्मिक। उसका रीजन भी लिख लो। Cause adding was electron added before repels the coming electron. So energy is required to overcome the repulsion add electron. सही है, चले आगे। जी सर। अच्छा, तो ये एक आपने अभी तक नई चीज पढ़ी है जो आपके पास एएस में नहीं थी। अच्छा, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथैल्पी चेंज है हमारा A2 का, वो है लैटिस एनर्जी। इसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, या इसको ना लैटिस एंथैल्पी भी कहते हैं। अच्छा, लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी बेसिकली क्या है कि जब भी हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड बनता है, तो आयनिक कंपाउंड में हमें पता है कि एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। तो ये जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, व्हेन आयन कंबाइन टू फॉर्म एन आयनिक सॉलिड, तो देयर इज अ ह्यूज रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब हाईली एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि जो कैटाइन और एनाइन है वो एक दूसरे को खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो हीट एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इट इज एंथैल्पी चेंज when 1 mole of an ionic compound is formed from its gaseous ions। देखो, आयनिक कंपाउंड बन रहा है फ्रॉम इट्स गैशियस आइंस। अभी इक्वेशन लिखते हैं ना तो समझ आ जाएगी। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन जरूरी है, स्टैंडर्ड स्टेट नहीं होगी इस पे। तो टेम्परेचर वगैरह कंडीशन सेम है, लेकिन अब जाहिर है आयनिक कंपाउंड बन रहा है तो इसमें हमारे पास जैसे सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तो 1 mole of an ionic compound is formed from its gaseous ions। जैसे सोडियम क्लोराइड जो बना है वो सोडियम आइनोक्लोराइड आयन से बना है, और आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड स्टेट में होगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो ये बना किससे? सोडियम का गैशियस आयन जो Na+1 होगा, और क्लोराइड का गैशियस आयन जो Cl नेगेटिव आयन होगा। ये जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दे विल रिलीज एनर्जी। तो लैटिस एंथैल्पी जो होती है वो एक्सोथर्मिक है, -787 किलोजूल पर मोल है इसकी, सोडियम क्लोराइड की। सिमिलरली अगर कोई और जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, MgCl2, तो इसमें
मैग्नीशियम का गैशियस साइन Mg2 पॉजिटिव। गैशियस देखो स्टेट सिंबल लिखना जरूरी है, वरना चीजें ना गड़बड़ होती जाएंगी। और यहाँ पे 2 मोल ऑफ क्लोराइड है। और इसका जो लैटिस एंथैल्पी है दिस इज -2526 किलो जूल पर मोल। ये याद नहीं करनी है वैल्यूज, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। हमें पता है कि जब आयन ज्यादा बड़े इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा, तो एनर्जी रिलीज देखो ज्यादा हो रही है। जितनी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, मतलब जितनी लैटिस एंथैल्पी मोर एक्सोथर्मिक होगी, उतना आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा, और उस आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा हायर होगा। सही है। जी सर। अच्छा, अब लैटिस एनर्जी जो है ना, ये हमेशा ही नेगेटिव होगी। अब लैटिस एनर्जी भी ना दो तरह से हम पढ़ रहे होते हैं। जैसे हम लोग तो ना एक ही तरह से पढ़ेंगे, लैटिस एनर्जी या लैटिस इंथैल्पी। लेकिन लैटिस इंथैल्पी को हम दो तरीकों से इस तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे एक हो गई आपकी लैटिस, जो हमने लिखी है ना, लैटिस फॉर्मेशन हो रही है ना, इसके यानी कंपाउंड बन रहा है, तो ये कहलाती है लैटिस फॉर्मेशन इंथैल्पी। ठीक है, हम लैटिस फॉर्मेशन इंथैल्पी को ही लैटिस इंथैल्पी बोलेंगे, और हम लोग बात इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ही करेंगे हमेशा ए लेवल में। ठीक है, वरना एक और लैटिस एनर्जी होती है जिसमें आयनिक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, जिसका अपोजिट है वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो ये जो हमने अभी पढ़ी है ना, दीज आर ऑल लैटिस फॉर्मेशन इंथैल्पी। लेकिन अगर इसका मैं अपोजिट कर दूं, आयनिक कंपाउंड को फॉर्म होने के बजाय ब्रेक कर दूं, तो वो क्या बन जाएगी, लैटिस डिसोसिएशन इंथैल्पी। दूसरी वाली हो जाएगी लैटिस डिसोसिएशन इंथैल्पी। सही है। इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो वो उल्टा कर दो। सोडियम क्लोराइड है, इसको हमने हीट एनर्जी दी इतनी कि ये ब्रेक डाउन होके वापस अपने गैसियस आयन अलग अलग हो गए इसके, और इसका जो इंथैल्पी चेंज हो जाएगा, वो जो भी वैल्यू है सेम रहेगी, बस क्या होगा, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, हम लोग जो है वो लैटिस इंथैल्पी सिर्फ लिखेंगे, और वो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेशन के लिए ही बात कर रहे होंगे, डिसोसिएशन के लिए हम लोग बात नहीं करेंगे एज पर सिलेबस। ठीक है, समझ आई बात। जी समझ गए। अच्छा, लैटिस इंथैल्पी मैंने क्या बात बोला कि जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, मतलब जितनी एक्सोथर्मिक होगी, इसका मतलब है कि जो आयनिक बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की -2525 है, और सोडियम क्लोराइड की -787 है, तो आयनिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर किसमें है, मैग्नीशियम क्लोराइड में, क्योंकि आयन्स के चार्जेस बड़े, और एनाइन के नंबर ऑफ क्वांटिटी भी बड़ी है। क्लोराइड आयन जो है वो डबल है एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड में जो क्लोराइड आयन है। सही है। तो एक बात ये याद रखना कि मोर एक्सोथर्मिक लैटिस इंथैल्पी डेल एच, और इसके साथ में लेट लिख दिया, LATT लेट। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म फॉर लैटिस। तो लैटिस इंथैल्पी जितनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी, स्ट्रॉन्गर इज द आयनिक बॉन्डिंग। राइट। अच्छा, लैटिस एंथैल्पी हम लोग ना डायरेक्ट किसी केमिकल रिएक्शन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि डायरेक्टली आपको सोडियम गैसियस आयन और क्लोराइड गैसियस आयन तो नहीं मिलता ना। आपको तो सोडियम स्टैंडर्ड स्टेट में सॉलिड फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन स्टैंडर्ड स्टेट में क्लोरीन Cl2 गैस फॉर्म में मिलती है। तो आप डायरेक्ट कोई रिएक्शन करके लैटिस एंथैल्पी नहीं निकाल सकते, और जिन रिएक्शंस का हम डायरेक्ट एंथैल्पी चेंज नहीं निकाल सकते, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हैसेस लॉ यूज करते हैं। अब लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए भी हम लोग हैसेस लॉ यूज करेंगे। और लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए जो हैसेस लॉ की साइकिल बनती है, उसका एक अलग स्पेशल नाम है जिसको हम कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। अब यहाँ से फिर हम बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ते हैं।
as enthalpy change of lattice cannot be determined by a single direct experiment we use as a cycle to find lattice enthalpy is known as बॉर्न-हेबर साइकिल। ठीक है जी। अब बॉर्न-हेबर साइकिल जो है ना वो थोड़ा सा समझना है, ठीक है, इतना आसान नहीं है। अब देखो फॉर एग्जांपल आपको लैटिस एंथैल्पी अगर निकालनी है जैसे किसी भी आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल के तौर पर अभी सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन में देखते हैं। टू फाइंड एंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस फॉर से NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इसके लिए देखो अब आपको पता है कि लैटिस एंथैल्पी निकालनी है सोडियम क्लोराइड की। ये जो मैंने नीचे लाइन बनाई है ना इस पे मैं लिख रहा हूँ NaCl सॉलिड फॉर्म में। अब मुझे ये बनाना है, लेकिन ये बनाने के लिए मुझे जो है वो नहीं गिवन, क्या कहते हैं, सोडियम गैसियस आयन और क्लोराइड गैसियस आयन नहीं गिवन होगा। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड स्टेट को कंपेयर करूंगा तो सोडियम जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट में हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इनकी जो स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं बेसिकली सोडियम जो है वो आपका सॉलिड फॉर्म में होगा NaS सॉलिड, और क्लोरीन जो होगी वो गैसियस फॉर्म में होगी Cl2 गैस। हाँ, अगर मैं सोडियम क्लोराइड बनाऊं स्टैंडर्ड स्टेट में जो कि सॉलिड स्टेट में है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो कि सोडियम और क्लोरीन, याद है भूल गए? सर याद नहीं आ रहा। मैं डेफिनेशन बताऊं, व्हेन 1 मोल सोडियम क्लोराइड का 1 मोल है ना, व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड या 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैस फ्रॉम इट्स constituent elements under standard condition and in their standard states. सर फॉर्मेशन। Yes, formation. This is a standard enthalpy change of formation. और किसका फॉर्मेशन है? सोडियम क्लोराइड का। सही। अच्छा, अब मुझे तो लैटिस एंथैल्पी चाहिए ना, और लैटिस एंथैल्पी बेसिकली कब मिलेगी? जब मुझे किसी तरह से साइकिल में ये वाली इक्वेशन मिल जाए, सोडियम आयन गैसियस आयन और क्लोराइड गैसियस आयन मिलके जो है वो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड बना रहा हूँ। मुझे अगर साइकिल में कहीं ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी तो ये जो है मेरी लैटिस एंथैल्पी के बराबर है। मुझे तो ये चाहिए। अब मैं साइकिल में ये कहाँ से लेके आऊँ? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बनाना सोडियम क्लोराइड है और सोडियम और क्लोरीन जो अवेलेबल है वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में अवेलेबल है। मुझे पहले सोडियम सॉलिड जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा सोडियम गैसियस आयन में। वो काम कर देखो, और क्लोरीन तो स्टैंडर्ड स्टेट से उसकी क्लोरीन गैसियस आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो काम करने के लिए देखो
पहले ना मैं सोडियम के साथ डील करता हूँ, सोडियम को लेकर आ जाता हूँ सोडियम गैशियस आइन में, लेकिन मैं सोडियम सॉलिड से सोडियम गैशियस आइन डायरेक्टली तो नहीं जा सकता ना। सोडियम सॉलिड है, पहले मैं उसको ऑटोमाइज करूंगा, सोडियम का गैशियस एटम बनाऊंगा, फिर मैं उसमें से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव कराऊंगा तो सोडियम गैशियस गैशियस पॉजिटिव आयन बनेगा। मतलब क्या है कहने का, पहले हमने इसकी ऑटोमाइजेशन कराई थी, एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन। क्या आता है एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन? व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैशियस एटम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, और फिर मैंने उसका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम 1 मोल ऑफ अ गैशियस एटम टू फॉर्म 1 मोल ऑफ अ गैशियस पॉजिटिव आयन, फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लगाई है, तो एटॉमाइजेशन और फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन अपनी गैशियस स्टैंडर्ड स्टेट में है, क्लोरीन का गैशियस एटम बनाएंगे और क्लोराइड नेगेटिव आयन बनाने के लिए हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे। तो क्लोरीन की भी पहले हमने ऑटोमाइजेशन लगाई और उसके बाद क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ऐड कराया ना, तो दिस इज नॉट आयनाइजेशन बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। समझ आई बात? जी सर समझ। पक्की बात है? रिकॉल करूं, रिवाइज कराऊं? नहीं नहीं सर समझ। ये देखो ये मुश्किल काम है, ये इस चैप्टर का सबसे मुश्किल काम यही है। अच्छा सोडियम सॉलिड, पहले मैं सोडियम के साथ डील करता हूँ फिर मैं क्लोरीन को छेड़ूंगा। तो सोडियम सॉलिड स्टेट से पहले मुझे गैशियस एटम बनाना है, और क्लोरीन को जो है वो वैसा का वैसा रख रहा हूँ, वो उसको मैं नहीं छेड़ा अभी। तो ये जो इंथैल्पी चेंज है सोडियम को उसके स्टैंडर्ड स्टेट से गैशियस एटम बनाया, ये हमारे पास ऑटोमाइजेशन है, इंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ सोडियम। ऐसा ही है ना? जी सर। उसके बाद हमने क्या करना है, सोडियम का गैशियस पॉजिटिव आयन बनाना है, +1 आयन। इट मींस के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम लगानी है इसमें। तो दिस इज, इसको आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिख दो या एंथैल्पी चेंज IE लिख दो फॉर आयनाइजेशन एनर्जी, डजंट मैटर। तो दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। ना इसको अलग करें। अच्छा उसके बाद अब सोडियम जिस फॉर्म में चाहिए वो आता आ गया, क्लोरीन जो है वो अभी साथ साथ ऐसे ही चल रहा था, क्लोरीन को मैंने नहीं छेड़ा था। अब सोडियम गैशियस पॉजिटिव आयन बन गया, मैं सोडियम को नहीं छोड़ूंगा, क्लोरीन की बारी है। तो क्लोरीन को पहले मैंने गैशियस एटम बनाना है। अच्छा बैलेंसिंग जो है ना देखो नीचे ही कर दो, जब हमने फॉर्मेशन की जो इक्वेशन बनाई है तो उसमें 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैशियस एटम, तो सोडियम क्लोराइड का तो 1 मोल ही रखना है, तो चेंज कर नहीं सकते बाय डेफिनेशन, क्योंकि 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म। यहाँ पे जो Cl2 लगा हुआ है और NaCl में Cl1 है, तो इसको यहीं पे बैलेंस कर दो, क्लोरीन के साथ हाफ कर दो अगर सारी जगह पे, तो ये हो जाएगा। तो ऊपर ये जो क्लोरीन गैशियस एटम बना है इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 क्लोरीन ही बन रहा है ना। सही। तो ये क्या हो जाएगी, दिस इज ऑटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन Cl2। अच्छा क्लोरीन मुझे चाहिए नेगेटिव आयन की फॉर्म में, उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहिए होगी क्लोरीन की, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी हमारी क्या बात हुई थी कि एक्सोथर्मिक होती है, अब ये साइकिल जो ऊपर जा रही थी फॉर्मेशन के बाद से, जो ऑटोमाइजेशन ऑफ सोडियम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये जो साइकिल ऊपर जा रही थी इस वजह से जा रही थी क्योंकि हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे थे सब एंडोथर्मिक प्रोसेसेस से। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो एक्सोथर्मिक है, तो मैं साइकिल को नीचे लेके आऊंगा, मतलब एरो इस तरह से डाउनवर्ड करेंगे लाइक दिस। सोडियम को तो हम छेड़ ही नहीं रहे ना, क्योंकि सोडियम जिस फॉर्म में चाहिए वो तो उस फॉर्म में मिल गया हमें। क्लोरीन को यहाँ पे गैशियस एटम से -1 गैशियस आयन बनाना है, और ये जो इंथैल्पी चेंज हो जाएगी दिस इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। देखो आ गया सोडियम गैशियस आयन की फॉर्म में और क्लोरीन क्लोराइड गैशियस आयन की फॉर्म में। अब जी ये सर। लोग मिलके 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड जो बना रहे हैं, तो ये इंथैल्पी चेंज क्या कहलाएगा?
When one mole of an ionic compound is formed from its gaseous ions, so this is lattice enthalpy. सही सर। सही है। अब ये साइकिल जी आप सर। कहाँ से स्टार्ट करोगे? देखो ये साइकिल आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आपने एरो बनाया यूं करके मैं जाऊंगा इन सबको ऐड करता हुआ यूं यूं इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। तभी क्वेश्चन करते हैं ना तो फिर समझ आएगी ये बात। ओके सर। रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन है, साइकिल इन्होंने खुद ही बना के दी हुई है, वरना ये खुद भी पूरी बनाने के लिए आती है। क्वेश्चन में कह रहा है आयरन टू कंपाउंड्स आर जनरली ओनली स्टेबल इन न्यूट्रल एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस। It is difficult to determine the lattice energy of iron 2 oxide experimentally. Use data from the data booklet and this Born-Haber cycle to calculate the lattice energy. Born-Haber cycle कहते हैं इसको, ठीक है? ये Hess's law ही है. This type of Hess's law is known as Born-Haber cycle, जिसमें आप lattice enthalpy निकालते हो. अब देखो ये जो इन्होंने lattice Born-Haber cycle दी हुई है, ये आयरन ऑक्साइड के लिए दी हुई है। अब इसका 1 मोल ऑफ, ये भी आयनिक कंपाउंड है ना, मेटल और नॉन मेटल आपस में बॉन्डेड है, तो आयरन 2 पॉजिटिव आयन है इसमें क्योंकि FeO फॉर्मूला है, तो आयरन 2 पॉजिटिव गैसियस आयन और ऑक्साइड 2 नेगेटिव गैसियस आयन मिलके FeO बनाएगा। तो ये लैटिस एंथैल्पी है, देखो जो यहाँ पे गिवन भी है। अब यहाँ पे पहली वाली जो इसने दी हुई है, अच्छा अब जरूरी, जैसे मैंने ना अलग अलग करके बनाया था ना, कि पहले आयरन को मैंने कन्वर्ट किया था, फिर मैंने ऑक्सीजन को छेड़ा था, तो ये जरूरी नहीं है कि इसी तरह हो, कभी कभार हम 2 स्टेप एक ही स्टेप में दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, तो ये वाली जो एंथैल्पी चेंज है ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो क्या है? आयरन सॉलिड स्टैंडर्ड स्टेट में, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट में, और 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म। तो ये वाली क्या है? हमारी फॉर्मेशन है। अच्छा उसके ऊपर जो इसने +416 लिखा हुआ है, उस प्लस जो आपका, इसको ना मैं नंबर लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट स्टेप से जब सेकंड स्टेप में गए तो ऑक्सीजन तो वैसा का वैसा ही है, आयरन जो है वो अपना स्टैंडर्ड स्टेट से गैसियस एटम में आ गया। ये जो +416 दी हुई है ये क्या है? ऑटोमाइजेशन ऑफ आयरन। उसके बाद सेकंड स्टेप से जब थर्ड स्टेप में गए ना, तो आयरन तो गैसियस एटम ही है, ऑक्सीजन को इन्होंने क्या करा है? ऑक्सीजन के गैसियस स्टैंडर्ड स्टेट से गैसियस एटम में आ गए। अब देखो O2 गैस से ऑक्सीजन का गैसियस एटम बनाया, तो ऑटोमाइजेशन की जो डेफिनेशन है ना वो क्या है कि 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम इज फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड स्टेट। तो मैं राइट हैंड साइड पे तो 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम ही रखूंगा, जो बैलेंसिंग मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे करनी पड़ेगी, तो ऑक्सीजन के साथ हाफ लगाया। अच्छा इसकी वैल्यू ना गिवन नहीं होती है, मतलब इसकी वैल्यू तुम्हें वो डायरेक्टली नहीं बताएगा, वो आपको ऑक्सीजन की बॉन्ड एंथैल्पी बता देगा। अब देखो ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की है, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी, और वो डाटा बुकलेट में गिवन होती है। अब डाटा बुकलेट तो खैर आनी नहीं है, लेकिन वो डाटा जो है वो साथ लिख के देगा। एग्जाम दे के आ चुके हो, इसमें जैसे डाटा नीचे लिखा हुआ आ रहा था A2 में भी ऐसा ही आएगा लिखा हुआ। लेकिन फिलहाल जी अभी सर। हम क्योंकि पुराने क्वेश्चन, तो हम बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो डाटा बुकलेट से देखते हैं अभी। देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी दैट इज 496 किलोजूल पर मोल, ये 1 मोल के लिए। अब ऑक्सीजन O2 का 1 मोल उसकी है बॉन्ड एंथैल्पी 496, राइट? मतलब अगर मैं बॉन्ड एंथैल्पी पूछूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की, 1 मोल ऑफ O2 की, तो आप कितनी कहोगे? वो है 496। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में जब हमने इसकी ऑटोमाइजेशन की इक्वेशन बनाई है, तो ऑक्सीजन का तो हाफ मोल बन रहा है ना,
तो अगर मैं बॉन्ड ये कह दूं डायरेक्ट कि बॉन्ड इंथैल्पी जो है वो ऑटोमाइजेशन के बराबर है, तो वो गलत हो जाएगा। बेसिकली जो बॉन्ड इंथैल्पी ऑक्सीजन की यूजिंग दिस इक्वेशन, वो है बॉन्ड इंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये जो 496 दी हुई है ये 1 मोल ऑफ O2 के लिए दी हुई है, हमारे पास हाफ मोल ऑफ O2 बन रहा है इक्वेशन में, तो ये उसकी वैल्यू को हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो दैट वुड बी 496 डिवाइडेड बाय 2। समझ आई बात? जी। बॉन्ड इंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2, और इसकी जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो है 496 ऑक्सीजन की। अच्छा, अब ये एंडोथर्मिक होगी एक्सोथर्मिक होगी? बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो ना, इट शुड ऑलवेज बी एंडोथर्मिक। सही। अच्छा, थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप में रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो क्या चेंज हुआ है? देख के बताओगे जरा। आयरन पॉजिटिव एक और वो हो गया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और ऑक्सीजन तो वैसी है। ये हो गई आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन। आयरन। ठीक है, वो भी डाटा बुकलेट से मिलेगी आपको, या आप क्वेश्चन के साथ लिखी भी होगी। तो देखो सारी वैल्यूज मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि फॉर्मेशन की पहले स्टेप की गिवन है, दूसरे स्टेप की उसने खुद ही दे दी थी, दूसरे से तीसरे में आपने वर्कआउट किए बॉन्ड इंथैल्पी से, थर्ड से फोर आप डाटा बुकलेट से देखोगे। अब फोर्थ से फिफ्थ स्टेप में बताओगे क्या हुआ है? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन। यस, वेरी गुड, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन, Fe2 पॉजिटिव आयन। अच्छा, फिफ्थ से सिक्स स्टेप में क्या हुआ है? Fe2 पॉजिटिव आयन तो वैसा ही है, फर्स्ट ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रॉन किया था? इन्फिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, जो कि गिवन है -141। अब हमने क्या बात की थी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज तो एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज एंडोथर्मिक होती है। तो यहाँ पे जो साइकिल नीचे आई है ना, तो इस वजह से नीचे आई है क्योंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि ऊपर एरो जा रहा है मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, सारे एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं। जब ये नीचे आया एरो नेगेटिव के लिए, तो एक्सोथर्मिक है। अच्छा, फिर दोबारा ऊपर गया, तो ये जो 6 से 7 स्टेप में गए हो ना तुम, उसमें क्या हुआ है? सेकंड इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, एंथैल्पी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होती है, तो ये इन्होंने क्या कहते हैं +798 लिखी हुई है। नाउ अब आपके पास आयरन का गैशियस आयन है, ऑक्साइड का भी गैशियस आयन है, ये मिलके लैटिस एंथैल्पी बना लेगा। अब आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, बस हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और डाटा बुकलेट से रीड आउट करनी है आयरन की। सही। तो आयरन की अपना फर्स्ट और सेकंड है 762 एंड 1560। अच्छा, अच्छा ये आयनाइजेशन एनर्जी भी हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, सॉरी एंडोथर्मिक होती है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 762 और सेकंड कितनी थी? 1560 ना। जी सर। ठीक है, अब आपने हैसेस लॉ की साइकिल, अब आपके ऊपर है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जैसे मैं जो है ना यहाँ से स्टार्ट करना पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये जितने भी एरोज जा रहे हैं ये सारे एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं सबको ऐड करता हुआ यूं जाऊंगा, फिर यूं, और फिर यूं, और इज इक्वल टू Fe फॉर्मेशन वाली आ जाएगी, ये यूं आ जाएगी। ये सारे एरो एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे, ये यहाँ से निकला और यूं। तो पहले जो है वो आपको, पहले मैं ये लिख रहा हूँ, ये ज़्यादा लिखना नहीं है, तुम डायरेक्ट वैल्यूज करके सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन पहले हमारे पास क्या है, लेटिस अपना फॉर्मेशन से ऊपर जो है ना आयरन जो है वो कन्वर्ट हुआ है अपना, इसमें ऑटोमाइजेशन हुई है आयरन की, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ आयरन। उसके बाद
फर्स्ट से सेकंड स्टेप के बाद सेकंड से थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन की बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ऑटोमाइज किया ऑक्सीजन को, तो ऑटोमाइजेशन ऑफ O2 जो कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O2 डिवाइड बाय 2 है। उसके बाद फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन, दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन। फिर उसके बाद सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन, यहाँ पे then we have second ionization energy of iron। फोर्थ से फिफ्थ स्टेप की बात कर रहा हूँ। अब फिफ्थ से सिक्स स्टेप में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA1 ऑफ ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन की सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अच्छा, उसके बाद नीचे लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन के बाद लैटिस एंथैल्पी है, और फिर इज इक्वल्स टू फॉर्मेशन का एरो, क्योंकि देखो इनको अपोज कर रहा है, ये सारे एक एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे, हेड टू टेल रूल, और जो फॉर्मेशन का एरो है वो अपोज कर रहा है, तो मैंने इज इक्वल्स टू के उस साइड पे लिख दिया। तुम चाहो तो नेगेटिव फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू 0 भी कर सकते हो। तो इन सब में जो अननोन है वो है लैटिस एंथैल्पी, ये आपको निकालना। अब आपको ये पूरी इक्वेशन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट वैल्यूज भी लिख सकते हो। तो पहले आपने ये ऑटोमाइजेशन की जगह डायरेक्ट वैल्यू लिख दो ऑटोमाइजेशन की, जो कि +416 दी हुई है। ये आयरन ऑक्साइड नहीं है, सोडियम क्लोराइड लिख दिया था गलती से। अच्छा सॉरी। अच्छा, +416, फिर उसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 2, ऑटोमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आयरन की +762, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी +1560। फिर हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव में, तो -141, फिर +798 सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद हमारे पास लैटिस एंथैल्पी, यही तो हमें निकालनी है, इज इक्वल टू फॉर्मेशन जो दी हुई है वो -272 दी हुई है। तो इसको सॉल्व आउट करके आप लैटिस एंथैल्पी वर्कआउट करोगे, ठीक है। और ये सिर्फ सारा काम 2 मार्क्स है। अभी तो हम समझ रहे थे क्योंकि सारी वैल्यूज ऑलरेडी ऑलमोस्ट गिवन ही है हमारे पास, बस आपको जो है वो फर्स्ट एनालाइजेशन है जी, अब तो और आसान हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन के नीचे ही लिखा हुआ होगा, तो डाटा बुकलेट पे भी जाना नहीं पड़ेगा। जी सर। सही है। अच्छा, पास्ट पेपर्स हैं तुम्हारे पास? नहीं सर, आप भेज दें तो फिर।